जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? ओके। स्लाइड शो हो रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नो स्लाइड्स? ओके, वेट करें, स्लाइड्स जो है अभी शो हो जाती हैं। ओके, वेट करें स्टूडेंट्स, स्लाइड्स जो हैं दोबारा से अपलोड हो रही हैं। किसी ने मिस्टेकनली जो है लेक्चर को एंड कर दिया था, तो इसमें थोड़ा सा इशू आ गया। स्लाइड शो हो रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, स्लाइड शो हो रही हैं। स्टिल नोट। मैडम सबको नहीं आ रही, किसी किसी को नहीं आ रही।
जी स्टूडेंट्स, हम हाई रिस्क न्यूबॉर्न डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। तो हमने इनका डेली वेट जो है वो रिकॉर्ड करना है और हमने मेंटेन करना है, साथ में हमने मॉनिटर करना है फॉर पॉलीसाइथेमिया वगैरह के लिए, जो कि एज अ कंपनसेटरी रोल के तौर पे जो है इसमें जो है वो होता है, ठीक है जी। आवाज़ आ रही है अब स्टूडेंट्स आपको? आवाज़ आ रही है सबको और स्लाइड शो हो रही है? ठीक है, चलें जी। अब हम डिस्कस करते हैं एलजी, जो कि लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल एज है। इसमें वेट जो है वो लार्जर देन 9 पाउंड्स होगा, ठीक है जी। हमने एसजी में पढ़ा कि वेट जो है वो 5 पाउंड और 8 आउंस से कम होगा, इसमें 9 पाउंड से ज़्यादा होगा। 2.2 पाउंड को जो है वो डिवाइड करें, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेट जो है वो इन केजी आ जाएगा, ठीक है जी। और इन्फेंट जो है कैन बी प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म हो सकता है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स जो क्या हैं जी एलजी की, उसमें है जी लार्ज बॉडी साइज़ होगा। एसजी में स्मॉल बॉडी साइज़ था, इसमें लार्ज बॉडी साइज़ होगा। पुअर मोटर स्किल्स होंगी और डिफ़िकल्टी इन रेगुलेटिंग बिहेवियरल स्टेट्स, ठीक है जी। ऐसे बच्चे भी हाइपो में बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा ग्लूकोज लेवल जो है मदर से मिल रहा होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट हुई होती है। जैसे ही वो बॉर्न होते हैं तो फीडिंग से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, तो उससे जो है वो उनके मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगी, दूसरा उनके बिहेवियर स्टेट जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें जो है अगर आप देखें कॉमन प्रॉब्लम जो है एलजी में वो बर्थ ट्रॉमा है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो चेस्ट कंप्रेस हो जाएंगी या शोल्डर डिस्टोनेशिया हो जाएगा, ठीक है जी। फ्रैक्चर हो सकता है शोल्डर का या हिप फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये बर्थ ट्रॉमा जो है वो कॉमन है विद द लार्ज गेस्टेशनल एज बेबीज़ के साथ। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पॉलीसाइथेमिया इसमें भी होगा। हाइपरबिलिरुबिनिया जो है वो एलजी में बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा शोल्डर डिस्टोशिया, जो कि शोल्डर डिस्प्लेसमेंट होती है, शोल्डर का फ्रैक्चर हो सकता है, तो वो ड्यूरिंग डिलीवरी इन बच्चों में कॉमन है। नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करेंगे? अगर तो हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम स्क्रीन करेंगे न्यूबॉर्न को फॉर हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, ठीक है जी। हम ब्लड शुगर लेवल वगैरह असेस करेंगे और इनकरेज करेंगे फीडिंग्स को, फ्रीक्वेंट फीडिंग्स को इनकरेज करेंगे, ताकि उसकी एनर्जी की जो डिमांड है वो मीट आउट हो और जो हाइपो से उसको प्रिवेंट करें। साथ में आईवी ग्लूकोज जो है, अगर ज़्यादा हाइपो में जा रहा है तो फिर हम आईवी ग्लूकोज जो है इन बच्चों को दे सकते हैं। हाइपरबिलिरुबिनिया है तो हाइड्रेशन कराएंगे, ठीक है जी। और साथ में फोटोथेरेपी जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो फोटोथेरेपी जो है हम प्रोवाइड करेंगे और गाइडलाइन जो है हम फोटोथेरेपी की फॉलो करेंगे। साथ में नर्सिंग केयर जो है फोटोथेरेपी से रिलेटेड वो हमने उसको प्रोवाइड करनी है। अब गेस्टेशनल एज वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? प्री टर्म, पोस्ट टर्म एंड टर्म न्यूबॉर्न। प्री टर्म जो है बिफोर एज, पोस्ट टर्म जो है वो आफ्टर द गेस्टेशन एज ज़्यादा होगा, और टर्म जो है नॉर्मल जो है टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है जी। तो पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न जो है उसमें गेस्टेशन एज जो है वो मोर देन 42 वीक्स होगी, ठीक है जी। यानी कि 42 वीक्स का से बियॉन्ड जो है वो टाइम ले रहा है डिलीवरी का, तो उसके बाद होगा, तो उसको उसको हम कहते हैं कि ये पोस्ट न्यूबॉर्न बेबीज है। और आफ्टर 2 वीक्स प्लेसेंटा लूजेज एबिलिटी टू नरिश द फीटस, ठीक है जी। तो फिर हम देखें कि 42 वीक्स के बाद प्लेसेंटा की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें डेफिशिएंसी आ रही होती है और नरिशमेंट नहीं कर सकते फीटस को, तो उससे रिलेटेड फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो पोस्ट टर्म बेबी में आएंगी, ठीक है जी। तो एक तो पोस्ट टर्म बेबी जो न्यू बॉर्न होते हैं वो मेकोनियम स्टैंड होते हैं। न्यू बॉर्न पोस्ट टर्म जो होते हैं वो मेकोनियम पास कर चुके होते हैं ड्यूरिंग फीटल लाइफ और प्लेसेंटा में, तो वो मेकोनियम जो है स्टैंड होंगे, मेकोनियम एस्पिरेट कर चुके होते हैं। इसके अलावा हेयर एंड नेल्स उनके लॉन्ग होते हैं। ड्राई फीलिंग स्किन होगी, क्रेजेस कवर सोल्स होगा, कवर सोल्स, ठीक है, क्रेजेस वगैरह होंगी, एंड लिमिटेड वर्नेक्स एंड लैंग्वेज जो है वो पोस्ट टर्म बेबी में होते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट आपने किस तरह से प्रोवाइड करनी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड ट्रीट एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। हमने देखा था कि 40 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होगा ग्लूकोज लेवल, तो फिर हम IV जो है वो डेक्सोज वगैरह या ग्लूकोज वगैरह जो है हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा इनिशिएट करेंगे फीडिंग एज सून एज पॉसिबल एंड मोनिटर टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम उसकी मोनिटर करेंगे। और लास्ट में दिस S4 पॉलीसाइथेमिया एंड हाइपरबिलिरुबिnemia, क्योंकि इनमें जो है पोस्टर्न बेबीज में ये कॉमन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूनेटल एस्फिक्सिया। ठीक है जी, न्यूनेटल एस्फिक्सिया को हम बर्थ एस्फिक्सिया भी कहते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या होता है, फेलियर टू एस्टेब्लिश एडिक्वेट सस्टेन्ड रेस्पिरेशन आफ्टर बर्थ। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो लंग जो है वो एक्सपैंड होते हैं और रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन न्यूनेटल एस्फिक्सिया में या बर्थ एस्फिक्सिया में बर्थ के फ़ौरन बाद जो है बेबी प्रॉपर रेस्पिरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं कि ये न्यूनेटल एस्फिक्सिया है। ठीक है जी, अनसफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स, मेटाबॉलिक डिमांड्स, जो बच्चे की डिमांड्स हैं उसको मीट आउट करने के लिए ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अनसफिशिएंट होता है। ठीक है जी, क्योंकि प्रॉपर रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होती, प्रॉपर लंग एक्सपैंड नहीं करते, तो ब्रीदिंग का पैटर्न जो है प्रॉपरली फ्लो में नहीं आता, तो इसलिए जो है वो न्यूनेटल एस्फिक्सिया हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब इसका इंसिडेंस अगर हम देखें, इट इज़ यूजली रिलेटेड टू गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट। ठीक है जी, हायर इन प्री मेच्योर बर्थ, प्री मेच्योर बर्थ में जो है वो हायर होगा। जाहिर सी बात है, प्री मेच्योरिटी में जो है बहुत सारे सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, फुली डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो प्री मेच्योर बेबीज़ में जो बर्थ एस्फिक्सिया है उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इंसिडेंस इन डेवलप्ड कंट्री इज़ 1.0 to 1.5% है एंड इन पाकिस्तान इज़ 3.3%। ठीक है जी। रिस्क फैक्टर्स, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मैटरनल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्लेसेंटल फैक्टर्स आ सकते हैं और फीटल के इटसेल्फ अपने फैक्टर्स आ सकते हैं। तो अगर आप मैटरनल फैक्टर्स देखें तो उसमें है जी, सबसे पहले हाइपरटेंशन, ऐसी मदर जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई या गेस्टेशन जो है डायबिटीज़ हो गए, इसके अलावा हाइपोटेंशन रही हो, इन्फेक्शन उसको हो रहे हो, इसके अलावा मैटरनल हाइपोक्सिया था, मदर की अपनी जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी थी वो उसमें डेफिशिएंसी थी, तो ये सारे जो है फैक्टर्स मिलकर जो है बर्थ एस्फिक्सिया को लीड करेंगे। ठीक है जी, इसकी अगर मदर की कोई ऐसी हिस्ट्री है तो पता होना चाहिए आपको कि इस बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्लेसेंटल फैक्टर हैं जिसमें अब रप्चो प्लेसेंटा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ठीक है जी, तो प्लेसेंटा की कुछ टाइप्स हैं जो कि बर्थ एस्फिक्सिया को लीड कर सकती हैं। हमने प्लेसेंटा का फंक्शन पढ़ा था कि एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, दूसरा ऑक्सीजनेशन प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड करता है बेबी को। तो अगर तो ये वाली सारी चीज़ें प्लेसेंटा की उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो जाहिर सी बात है वो भी उसको लीड करेगा। थर्ड पे है जी फीटल, जिसमें आ जाता है कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है जी, इसमें अनीमिया, इन्फेक्शन और हाइपोक्सिया और साथ में पोस्ट प्रीमेच्योरिटी जो है, ये सारे फैक्टर जो हैं इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो उसकी तरफ लेके जाते हैं और बर्थ एस्फिक्सिया को लीड करेंगे। जब हमने डायग्नोसिस करनी है बर्थ एस्फिक्सिया की, तो उसमें हम एपिगार्ड स्कोर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, डिप्रेशन ऑफ एपिगार्ड स्कोर होगा। एपिगार्ड स्कोर ऑफ 3 और लेस प्रोलॉन्ग्ड फॉर मोर देन 5 मिनट्स इज एविडेंस ऑफ एस्फिक्सिया। ठीक है जी, अगर तो उसका लेवल जो है एपिगार्ड स्कोर का जो कैटेगरी उसका जो स्कोर है वो 3 आ रहा है और लेस प्रोलॉन्ग्ड है फॉर मोर देन 5 मिनट्स तक जो है, तो फिर हम उसको देख सकते हैं कि ये बर्थ एस्फिक्सिया में कंसिडर होगा। ठीक है जी। मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ऑप्टिमल मैनेजमेंट इज़ प्रिवेंशन, इट डिपेंड्स ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो है हम पहले से डायग्नोज कर लेते हैं। अगर मदर को कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसमें हम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं और रेगुलर फॉलोअप इसमें किया जाता है। इसके अलावा गुड ऑब्स्टेट्रिकल केयर और प्रॉम्प्ट रिससिटेशन जो है, एडिक्वेट जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ज़रूरी होती है उस टाइम पे, तो इस तरह से हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं। नर्सिंग असेसमेंट है, उसमें हम असेस करेंगे फॉर रिस्क फैक्टर्स और इसके अलावा न्यूबॉर्न कलर जो है वो असेस करेंगे, ब्लूइश किस्म का होगा इस बर्थ एस्फिक्सिया में। वर्क ऑफ ब्रीदिंग असेस करेंगे कि वो नॉर्मली ब्रेथ कर ले रहा है या नहीं ले रहा, रेट उसका असेस करेंगे।
हार्ट रेट हम उसका बच्चे का असेस करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे और साथ में एक मगार स्कोर जो है वो नर्सिंग असेसमेंट में आ जाता है, ठीक है जी। तो उसमें हम सारी चीज़ें फॉलो करते हैं और उसकी बेस पे जो है जाता है जी इमीडिएट रिससिटेशन। ज़ाहिर सी बात है उसको उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी है, तो उसको डील करने के लिए हमें इमीडिएट रिससिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है जी। कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन करेंगे, साथ में न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट जो है वो हम प्रमोट करेंगे, मेंटेन करेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है असेस करते रहेंगे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह में ना जाए बच्चा। और पेरेंटल सपोर्ट एंड एजुकेशन जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखना होता है कि इस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एंग्शियस होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता तो क्या करें, तो उस लेवल पे फिर हम उनको सपोर्ट जो है और साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। और देन है जी ट्रांजिट टेकेपनिया ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं TTN। तो ये भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, ये माइल्ड रेस्पिरेटरी कंडीशन है। इसमें क्या होगा, रिजल्ट ऑफ डिलेड और अनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है जी, ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, ठीक है जी। जब पेरीनेटल होता है बेबी फीटस होता है तो उसमें क्या होता है कि लंग्स में फ्लूइड होता है, ठीक है जी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है फीटल जो है उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती इतनी, तो इसलिए लंग जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं करते और उसमें जो है फ्लूइड की अकोमोडेशन होती है। लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो फ्लूइड की जो है अब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है और उसके बाद जो है वो उनकी जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन ट्रांजिएंट टेकेपनिया ऑफ न्यू बॉर्न में क्या होगा कि या तो डिलेड होगी या फिर अनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन होगी फ्लूइड फ्रॉम द लंग्स एंड अकर्स विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ, ठीक है जी। बर्थ के फ्यू आवर्स के अंदर अंदर होती है, लेकिन रिजॉल्व्स ओवर 24 to 72 आवर आफ्टर पीरियड, ठीक है जी। ठीक है जी, 724 से 72 आवर पीरियड में जो है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इंसिडेंस जो है इसका, द इंसिडेंस ऑफ PTN इज़ 1 to 2% ऑफ ऑल न्यू बॉर्न। इसमें हम जो इंसिडेंस वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन जो है, ठीक है जी, और एक्सेसिव मैटरनल सेडेशन है। सिजेरियन सेक्शन में ये होता है कि बेबी जो है वो जल्दी से बॉर्न हो जाता है और क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि कुछ फ्लूइड जैसे ही चेस्ट कंप्रेस करता है तो कुछ जो फ्लूइड है वो जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो उससे भी जो है लंग जो है वो फ्लूइड फिल उसमें से जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगी या वो बाहर स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो उस तरह लंग जो है वो क्लियर हो जाती है। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में उसका जो है बेबी बर्थ का मेथड डिफरेंट है, तो इसलिए उसमें उसको चेस्ट कंप्रेशन नहीं होती। जी मरियम मुख्तार, हम CPR कर सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेसिव मैटरनल सिडेशन जो है अगर वो ज़्यादा दी गई हो तो वो भी इफ़ेक्ट करती है बेबी को की लंग्स पे, क्योंकि बेबीज़ जो हैं उनमें भी सिडेशन का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जाता है, तो वो भी सिडेशन में जब होते हैं तो प्रॉपर्ली जो है वो रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं करते। इसके अलावा बर्थ एस्फिक्सिया है वो भी लीड करेगा इसको। ब्रीच डिलीवरी अगर है किसी बेबी की तो वो भी जो है इसको लीड करेगा। ब्रीच डिलीवरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्या? इसमें जो है थ्रू लेग्स जो है वो डिलीवरी होती है। नॉर्मली हेड जो है पहले होता है, लेकिन इसमें ब्रीच में जो है वो थ्रू लेग्स जो है डिलीवरी होती है, ठीक है जी। प्रोलॉन्ग लेबर है तो वो भी लीड करेगा। इसके अलावा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर और या फिर फ्लूइड ओवरलोडेड टू मदर जो है फ्लूइड ऐसी मदर जिसमें एडिमा है उसको कोई रिनल प्रॉब्लम है या एडिमा है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, फ्लूइड ओवरलोडेड है, तो जाहिर सी बात है मदर का जो बहुत सारा जो फ्लूइड्स है वो फिटस की तरफ भी जाते हैं, तो उसकी वजह से भी लंग्स में जो है फ्लूइड की ओवर कलेक्शन हो जाती है, ठीक है जी। सिम्टम्स अगर हम इसमें देखें तो रेस्पिरेटरी रेट एज हाई एज 100 to 140 पर मिनट एंड लेबर्ड ब्रीदिंग होगी इसमें, ग्रंटिंग नेजल फ्लेयरिंग होगी टेकिपनिया में, क्योंकि हमने टेकिपनिया में पढ़ा तो इसमें रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है जी। हाई रेट होगा, हाई ब्रीदिंग रेट होगा।
रिट्रैक्शंस होंगी और साथ में चेस्ट वगैरह अगर हम करेंगे तो रिटेन फ्लूइड फील्ड लंग फील्ड जो है वो हमें शो होगी, उसमें लंग जो है फ्लूइड अकोमुलेशन वगैरह कलेक्शन वगैरह जो है एक्सरे में शो होती है। डायग्नोसिस हैं तो इसमें हम चेस्ट एक्सरे वगैरह कराएंगे, सीबीसी करेंगे, भी चीज़ हम असेस करेंगे तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि रेस्पिरेशन का जो है वो पैटर्न क्या है, भी चीज़ में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे तो जिससे हमें जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह जो है वो शो हो जाती है। मैनेजमेंट अब हम इसकी डिस्कस करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड डोंट गिव ओरल फीडिंग इफ रेस्पिरेशन रेट मोर देन 60 ब्रेथ्स पर मिनट, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हमने अगर ब्रीदिंग रेट 60 से ज़्यादा है तो ओरल फीड नहीं देनी। इफ रेट इज 60 to 80 ब्रेथ्स पर मिनट गिव एनजी फीडिंग, फिर हमने एनजी फीड देनी है। और अगर 80 से भी अबव होगा इफ ब्रीदिंग रेट अबव 80 तो देन गिव इंट्रावेनियस न्यूट्रिशन, ठीक है जी। तो इसके बाद हम एंटीबायोटिक्स वगैरह साथ में देंगे जो कि फ्लूइड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है जी। नर्सिंग केयर क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेनली सपोर्टिव नर्सिंग केयर हम प्रोवाइड करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह हम उसकी असेस करेंगे पल्स ऑक्स से, ठीक है जी। और ब्रीथिंग पैटर्न वगैरह हम उसका असेस कर लेंगे और प्रोवाइड करेंगे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। आईवी फ्लूइड जो हैं इन बच्चों में बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते हैं क्योंकि ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन के चांसेस इनमें ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आईवी फ्लूइड जो है वो ज़्यादातर दिए जाते हैं। इसके अलावा एनजी फीडिंग जो है इन बच्चों में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। चलें जी, आई होप सो समझ आया है आज का लेक्चर। इसमें किसी ने कुछ पूछना है आज के लेक्चर में से? बाकी जो डिजीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कल तो हमारा एपी लेक्चर है तो फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम बाकी इसकी डिजीज़ जो है वो कवर करेंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कुछ पूछना है आज के लेक्चर में से तो आप लोग पूछ सकते हैं। लैंगो और वर्नेक्स का जो है मैंने आपको बताया था, लैंगो जो है वो फाइन हेयर होते हैं और वर्नेक्स जो होती है वो ग्रेजी और क्रीमी टाइप जो है वो लेयर होती है जो कि स्किन पे पाई जाती है, ठीक है जी। तो इसको हम लैंगो और वर्नेक्स कहते हैं।